मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे DLED फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए एक संस्कृत का मॉडल पेपर प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि आपकी परीक्षा निकट होने की उम्मीद है। तो आप सभी लोग अपनी परीक्षा की तैयारी की चिंता कर रहे होंगे। तो आज इस मॉडल पेपर को देखकर अपनी तैयारी को ठोस रूप प्रदान कीजिए। संस्कृत का प्रश्न पत्र 25 नंबर का और 1 घंटे का आता है। सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य होते हैं और यह प्रश्न पत्र आपका 3 भागों में होता है। पहले 5 प्रश्न बहुविकल्पीय, उसके बाद के 6 प्रश्न अतिलघु उत्तरीय और उसके बाद 7 प्रश्न लघु उत्तरीय 2-2 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर 18 प्रश्न होते हैं। फिर से ध्यान दें, बहुविकल्पीय प्रश्न 5 1-1 नंबर के, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 6 1-1 नंबर के और 7 प्रश्न लघु उत्तरीय होते हैं जो 2-2 नंबर के रखे जाते हैं। तो पहले बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। प्रश्न 1, अंगुष्ठ शब्द का अर्थ है। इसके 4 विकल्प दिए हैं: अंगुली, अंगूठा, अंतड़ी और अंगूर। इसमें जो खा विकल्प है तो वो सही है, अंगूठा। अंगुष्ठ माने अंगूठा होता है। प्रश्न 2, संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होता है। किसमें होता है? निबंधात्मक प्रश्नों में होता है, या लघु उत्तरीय प्रश्नों में होता है, या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इन विकल्पों के आधार पर गा विकल्प अर्थात अधिकतम जो प्रश्न पत्र हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 3, संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है, यह सिद्धांत है। ये सिद्धांत काय का है? इसमें विकल्प दिए हैं: स्वाभाविकता का सिद्धांत, रोचकता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत या सक्रियता का सिद्धांत। तो देखें कि श्रव्य और दृश्य सामग्री ये रोचकता बढ़ाने के लिए होती है, तो ये रोचकता का सिद्धांत कहा जाएगा। प्रश्न 4, एकादश शब्द का हिंदी में अर्थ है। एकादश का अर्थ होता है 11। वैसे विकल्प दिए हैं 21, 11, 1 और 1 दशक। तो इसमें विकल्प खा सही है, 11 10। 11 है, एकादश का अर्थ है 11। प्रश्न 5 है कि पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों का ध्यान देना चाहिए। उचित आरोह एवं अवरोह का ध्यान, खा उचित स्वर एवं स्पष्टता का ध्यान, शुद्ध उच्चारण का ध्यान और घा इन सभी का ध्यान। तो आप ध्यान दीजिए कि इन सभी का ध्यान अध्यापक को रखना चाहिए। अब आते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। अतिलघु उत्तरीय में प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो संस्कृत के कुछ शब्द दिए हैं, इनका मैं हिंदी बताता चलता हूँ।
समाचार पत्रम। समाचार पत्रम को समाचार पत्र या अखबार कहते हैं। अश्रु, अश्रु मानी आंसू होता है, आँखों से जो आंसू निकलते हैं उनको अश्रु कहते हैं। न्यायालय, न्यायालय को हिंदी में हम न्यायालय कह सकते हैं और इसी को अदालत कहते हैं। स्व, स्व मानी कल, जो आने वाला कल होता है उसको स्व कहते हैं। पितृव्य अर्थात पिता का भाई, चाचा या ताऊ। इसके बाद पितामह, पितामह माने दादा होता है। धूमः, धूमा माने धुआं, जो आग में से धुआं निकलता है। और द्वारम माने प्रवेश, जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य दरवाज़ा होता है, उसको द्वारम कहा जाता है। प्रश्न 7, राम हरि गुरु सर्व तद यशमद अशमद शब्दों में संज्ञा व सर्वनाम को अलग अलग छांट कर लिखिए। तो सबसे पहले आप संज्ञा हेडिंग डाल दें और संज्ञा में लिख दीजिए राम संज्ञा है, हरि संज्ञा है, गुरु संज्ञा है। उसके बाद हेडिंग डाल दीजिए सर्वनाम। तो सर्वनाम में सर्व, तद, यशमद और अशमद, ये 4 शब्द सर्वनाम हैं। इसके बाद प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों की अलग अलग सूची बनाइए। तो सबसे पहले पुल्लिंग हेडिंग डाल दीजिए और पुल्लिंग में शब्द इसमें से छांटिए। पहला शब्द हिमालय, सागर और राजन, ये 3 शब्द पुल्लिंग में हैं। उसके बाद स्त्रीलिंग हेडिंग डालिए। स्त्रीलिंग में गंगा, नदी और बधू, ये स्त्रीलिंग में है। और नपुंसक लिंग में फलम, पुस्तकम और सौंदर्यम, ये नपुंसक लिंग में तीनों शब्द रहेंगे। इसके बाद प्रश्न 9 है, राम शब्द का प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप और बालक शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का शब्द रूप लिखिए। तो राम शब्द प्रथमा विभक्ति में एक वचन में, तो इसका रूप होगा रामः, राम पर विसर्ग लगा देंगे। और बालक का तृतीया बहुवचन का रूप होगा बालकः, इस बालकः शब्द पर विसर्ग होनी चाहिए। अगला प्रश्न 10, गम धातु का रूप लट लकार, मध्यम पुरुष, तीनों वचनों में रूप लिखिए। गम धातु और लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में रूप लिखना है। तो इसका रूप बनेगा, मध्यम पुरुष में मैं केवल बोल रहा हूँ, गच्छसि, गच्छथाः, गच्छथ। फिर से देखें, गच्छसि, गच्छथाः, गच्छथ। जो दो वचन का है गच्छथा, उसमें विसर्ग आएगा और बहुवचन में गच्छथा पर विसर्ग नहीं आएगा। तो इसे बड़ी सावधानी से लिखते हैं। आपकी कक्षा में विसर्गों का भी महत्व रखा जाता है। अगर विसर्ग नहीं लगा है तो गलती मानी जाएगी और नहीं लगना चाहिए और आपने लगा दिया तो भी गलत माना जाएगा, क्योंकि आपकी प्रशिक्षण कक्षा है। ध्यान रखिए, आप साधारण विद्यार्थी बनकर के परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं। तो प्रश्न 11 में देखें, शब्द दिए गए हैं, उनको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष
और उत्तम पुरुष के साथ जोड़ना है। तो प्रथम पुरुष के साथ में वह शब्द प्रथम पुरुष का है और मध्यम पुरुष में तुम शब्द है और उत्तम पुरुष में मैं शब्द आता है। फिर से समझ लें, उत्तम पुरुष में मैं आएगा, मध्यम पुरुष में तुम और प्रथम पुरुष में वह शब्द सुमेलित किए जाएंगे। प्रश्न 12 है, पठ धातु लट लकार एवं लंग लकार प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष तीनों वचनों में रूप लिखने हैं। अर्थात पठ धातु लट लकार में पूरे 9 रूप लिखने हैं और लंग लकार में भी 9 रूप लिखने हैं। तो सबसे पहले लट लकार के हम 9 रूप, लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं और उसमें 9 रूप आपको ध्यान से सुनने चाहिए और आप चाहें तो पेन लेकर, कलम लेकर उन्हें लिख सकते हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, ये प्रथम पुरुष में है। मध्यम पुरुष में पठसि, पठथा, पठथो और उत्तम पुरुष में है पठामि, पठावः, पठामः। फिर से देख लें, प्रथम पुरुष में है पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि, पठथा, पठथ और उत्तम पुरुष में पठामि, पठावा, पठामः। इसी प्रकार लंग लकार भूतकाल के रूप पूछे गए हैं, यह भी पठ धातु के पूछे गए हैं, तो इनके भी 9 रूप सुन लें। भूतकाल का मतलब जिन रूपों के बाद में पहले आ जोड़ा जाता है वो भूतकाल के रूप होते हैं। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत और उत्तम पुरुष में है अपठम, अपठाओ, अपठाम। फिर से देख लें, लंग लकार भूतकाल, प्रथम पुरुष में अपठत, अपठताम, अपठन। तीनों शब्दों के अंत में हलंत है। मध्यम पुरुष में अपठ विसर्ग है, अपठतम हलंत है और अपठत कुछ भी नहीं है। उत्तम पुरुष में अपठम हलंत है, अपठाओ हलंत विसर्ग कुछ भी नहीं है और अपठाम विसर्ग भी नहीं है और हलंत भी नहीं है। इतनी सावधानी के साथ रूप लिखेंगे तो आपका रूप सही हो जाएगा, अन्यथा नंबर काट लिए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, इस तरीके से रूप लिखिए। अगला प्रश्न 13 है कि निम्नलिखित नीतिपरक श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। एक श्लोक आएगा आपका, बहुत सारे श्लोक आपको पढ़ाए गए हैं सूक्ति के, सुभाषतानी के। उन श्लोकों को तैयार करें और ये श्लोक जो आपके मॉडल प्रश्न पत्र में रखा गया है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम आयाति याति च, अक्षीणो वित्तता क्षीणो, वृत्तस्तु हतो हतः। यह नीतिपरक श्लोक है कि प्रत्येक व्यक्ति को वृत्तम मानी चरित्र की यत्नेन कोशिश करके संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम अर्थात धन आता है
और चला जाता है। धन आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, इसका अर्थ है कि धन के समाप्त होने पर कुछ भी समाप्त नहीं होता। प्रत्यतस्तु हतो हतः, और चरित्र के नष्ट होने पर व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है, अर्थात व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। भाव यह है कि व्यक्ति को धन समाप्त होने की, आने या जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने चरित्र की रक्षा जीवन पर्यंत करनी चाहिए, क्योंकि चरित्र के नष्ट होने पर व्यक्ति का सम्मान पूरी तरह समाप्त हो जाता है और फिर व्यक्ति को जीवित रहने का या मर जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर चरित्र के सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित वाक्यों में संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये बहुत आसान आ गया है। वैसे संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कम ही आता है, प्रायः हिंदी का संस्कृत में बनाने के लिए दिया जाता है। यह अगर ऐसा आ जाता है तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। पहला वाक्य है यूयम पठथ, मानी तुम सब पढ़ते हो। अहम, दूसरा वाक्य है अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। तीसरा है वयम गच्छामः, इसका अर्थ है वयम माने हम सब, गच्छामः माने जाते हैं, हम सब जाते हैं। वृक्षात, अगला है वृक्षात फलम अपतत, वृक्ष से फल गिरते थे। ये भूतकाल का वाक्य है, इसलिए इसमें थे आएगा। ये 4 वाक्य 2 नंबर के हैं। 15वां प्रश्न, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो आपको एक तरफ हिंदी में ये शब्द लिख लेने चाहिए और उन सब के आगे एक लाइन में एक शब्द की संस्कृत लिख दें, फिर दूसरी लाइन में दूसरे शब्द को लिखें, पहले हिंदी में और फिर उसकी संस्कृत लिख दें। जैसे 12, तो 12 को संस्कृत में कहते हैं द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश या षठदश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टदश और 19 को नवदश या एकोनविंशति और 20 को विंशति। ठीक है, तो ध्यान दें 19 को 2 तरीके से लिख सकते हैं, वैसे अधिक प्रचलित एकोनविंशति और 20 को विंशति। इस तरीके से संख्याएं आपको तैयार कराई गई हैं, इनको फिर से तैयार करें, एक प्रश्न संख्या संबंधी अवश्य आएगा। प्रश्न 16, अपने आसपास की किन्हीं 5 वस्तुओं, पशुओं या पक्षियों के संस्कृत में नाम लिखिए। तो मैं आपको 5 पशुओं के नाम लिखा रहा हूँ। 5 पशु, इनको एक पंक्ति में एक शब्द को लिखते जाएं। जैसे वृषभ, वृषभ को हिंदी में कहते हैं बैल, हिंदी संस्कृत दोनों लिख दें। वृषवाह, वृषवाह माने बैल। दूसरा शब्द है धेनु, धेनु माने गाय। कुक्कुरः, कुक्कुरः माने कुत्ता। और अजा, अजा माने बकरी। और ससकाह, ससकाह माने खरगोश। ये सभी अपने आसपास के पशुओं के बारे में, अर्थात ऐसे पशु जो आपने अपने मोहल्ले में देखे हैं, आसपास के परिवारों में देखे हैं, उन सभी के नाम लिखने हैं 5 के। अर्थात वो पशु जो पालतू हों, वही हम लोग घरों पे देख सकते हैं। तो ये
खरगोश भी आजकल पाला जाता है, बहुत से घरों में आपने देखा होगा। तो ये सभी पालतू पशु हैं। अगला प्रश्न 17 है, आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आदर्श वाचन। आदर्श वाचन ये अध्यापक के द्वारा किया जाता है। गद्यांश या पद्यांश दोनों में आदर्श वाचन होता है। तो हम गद्यांश का उचित हाव भाव के साथ तथा विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक द्वारा सुंदर तथा अनुकरणीय वाचन कक्षा में प्रस्तुत किया जाता है, वह वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। ध्यान रखें, आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा स्पष्ट उच्चारण करते हुए किया जाता है। अनुकरण वाचन छात्र के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? कि शिक्षक द्वारा किए गए अनुकरणीय वाचन का या आदर्श वाचन का निर्दिष्ट छात्रों के द्वारा वाचन किया जाता है। निर्दिष्ट का मतलब जिस छात्र को कहा जाएगा, निर्देशित किया जाएगा, वह छात्र अनुकरण वाचन करता है। फिर से देख लें कि शिक्षक द्वारा अनुकरणीय वाचन या आदर्श वाचन का निर्दिष्ट छात्रों द्वारा वाचन किया जाता है तथा अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और साथियों द्वारा की जा रही त्रुटियों को चिन्हांकित करते हैं। इस प्रकार का वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। एक बात दोनों में ध्यान से समझ लें, आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा किया जाता है और अनुकरण वाचन छात्र के द्वारा, निर्दिष्ट छात्र के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और 18 प्रश्न है, कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ध्यान रखें कि कई बार परीक्षा में एक शब्द जोड़ दिया जाता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक का कोई एक श्लोक कंठस्थ किया हुआ लिखें जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो ध्यान रखें कि लगभग कक्षा में मैंने 50 प्रश्न लिखाए हैं। अगर ना आपने लिखे हों तो अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक अवश्य याद कर लें, क्योंकि हो सकता है आपने जो 2 प्रश्न याद किए उनमें से एक परीक्षा में आ सकता है, तो उसको आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए 2 श्लोक संस्कृत में अवश्य याद रखें, ये आपके काम आएंगे। तो मैं कोई श्लोक पढ़ता हूँ, वो आपके काम आने वाला नहीं है, आपको याद करने चाहिए। वैसे जो मैंने मॉडल प्रश्न पत्र में जो श्लोक अभी पढ़ा है वह भी बहुत अच्छा है, उसको भी आप याद कर सकते हैं। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। वृत्रम यत्नेन संरक्षित वित्तम आयाति याति च अक्षिणो वित्तता क्षीणो व्रततस्तु हतो हतः। इसको आप याद कर लें, आपके काम आएगा। और ऐसे अन्य श्लोकों को भी आप देखें जो आपको सरल लगे। मैं एक श्लोक और पढ़ना चाहता हूँ जो सरल आपको शायद लगेगा। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुनम साधुना जयेतो
जयेत कादर्यम दानेन जयेत सत्येन चानर्थम। अर्थात क्रोध को शांति से जीतना चाहिए और दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूस को दान से जीतना चाहिए और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। इस प्रकार से आप कोई भी 2 श्लोक ध्यान रखें जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हों, उनको याद करें और परीक्षा में एक श्लोक कंठस्थ किया हुआ अवश्य पूछा जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।